नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल IAS पॉइंट पे। मैं बसंत मौर्य और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका हुआ है। और आप अंत तक वीडियो को बने रहिए, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। देखिए, यह एनडीए के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है, जो कि एनडीए यूपीएससी संस्थान के द्वारा कराई जाती है। देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही ऑप्शन को हमको चुनना है। ऑप्शन ए है अनुसूची 5, बी है अनुसूची 6, अनुसूची 7 और डी है अनुसूची 8। तो इसका जो सही जवाब है वही हमको चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुसूची 8। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। लेकिन 2003 में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। यह यूपीएससी के प्री के 2016 में पूछा गया वह क्वेश्चन है, तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए इसके 4 ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संसद का कोई भी सदन, ऑप्शन नंबर बी है किसी राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा हमारा, यह होगा राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा में दर्जा दे सकता है। अब चलिए हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लास्ट तक देखिएगा, और कि आपने सभी सवालों में सही कितने सवालों का जवाब दे चुके हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। देखिए, यह यूपीएससी के 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, और कोई भी डाउट हो तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, और ऑप्शन नंबर बी है याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, या देखिए ऑप्शन नंबर सी है हमारा केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी या अंग्रेजी में। तो चलिए इसका सही आंसर की बात करते हैं हम। तो हमारा सही आंसर होगा याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। देखिए, संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। तो बेहद ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप हिंदी में ही याचिकाएं दर्ज कराइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। देखिए, यह आर्मी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से। हमारा ऑप्शन नंबर है असमिया, बी है बोडो, सी है अंग्रेजी और डी है डोंगरी। तो देखिए, इसका हम सही क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सही ऑप्शन का तो वह होगा हमारा अंग्रेजी। देखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी ही है। या आप इससे देखिए, इससे 3 प्रश्न बनता है हमारा। इससे 3 प्रश्न बन जाता है कि मेघालय की भी भाषा अंग्रेजी है, और नागालैंड के भी है, और अरुणाचल प्रदेश की भी है। तो इसको भी आप बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है 2014 में। देखिए, इसके 4 विकल्प दिया गया है। अब सब नंबर ए है
जम्मू और कश्मीरी प्रांत, बी है पुदुचेरी और ऑप्शन नंबर सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो इसका हम सही आंसर का बात करें तो सही जवाब होगा हमारा जम्मू और कश्मीर प्रांत में। देखिए डोंगरी डोंगरी जो भाषा है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, वह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है, लेकिन वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित यानी कि शामिल नहीं है। देखिए यूपीपीसीएस 2016 में पूछे गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है नेपाली, बी है कश्मीरी, सी है सिंधी और डी है अंग्रेजी। तो इसका हम सही ऑप्शन की बात करें सही सवाल आंसर का तो होगा हमारा डी, अंग्रेजी भाषा को संविधान की किसी भी 8वीं अनुसूची या संविधान की भाषा में इसको शामिल किया गया ही नहीं है, लेकिन ये तीनों को शामिल किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। देखिए एयरफोर्स के 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है हमारा 1663, बी है 1668, सी है 1670 और डी है 1689। तो इसका सही आंसर का बात करें हम तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1668 ईस्वी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए एनटीपीसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बी है हमारा आचार्य विनोबा भावे, सी है ज्योतिबा फुले और डी है दादू दयाल। तो इसके सही आंसर का बात करें सही ऑप्शन का तो ये होगा हमारा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई। देखिए एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए है 1910, बी है 1915, सी है 1920 और डी है 1925। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा, सही आंसर की बात करें तो सही ऑप्शन की तो वह होगा हमारा 1915। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन क्या हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना से वह दुखित होकर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बीपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी है जेबी कृपलानी और सी है हमारा सरोजिनी नायडू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका सही आंसर की बात करें तो हमारा इसमें सही जवाब होगा जेबी कृपलानी जो थे, ये इनका पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक गांधीवादी और समाजवादी पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता के सेनानी भी थे। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 11 नंबर, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया। देखिए यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1902, बी है 1861, सी है 1906 और डी है 1910। तो इसके सही आंसर का बात करें हम तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1906 ईस्वी। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, लेकिन वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था बना दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टर्न से सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? देखिए, यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1941, बी है 1942, सी है 1943 और डी है 1945। तो सही आंसर का बात करें तो 1943। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में अर्ज हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? देखिए, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके 4 विकल्प दिया गया है, आपको उसमें से सही जवाब चुनना है। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है होम रूल आंदोलन। तो इसका हम सही आंसर का बात करें, सही जवाब का, तो ये होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। चलिए हम बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल, कितना अप्रैल? 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? देखिए, यूपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है राम मनोहर लोहिया, बी है मीनू मसानी और सी है जयप्रकाश नारायण, डी है अच्युत पटवर्धन। तो चलिए इसका हम सही आंसर की बात करें तो इसका होगा हमारा राम मनोहर लोहिया। देखिए, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? 4 विकल्प है। पहला है सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है मीर जाफर और चौथा है यानी कि डी नंबर ऑप्शन है नजीमुद्दीन अली खान। तो चलिए इसका सही आंसर का बात करें हम तो ये होगा मीर जाफर होगा, मीर कासिम नहीं होगा, मीर जाफर होगा। मीर जाफर सही आंसर होगा। देखिए, बक्सर की लड़ाई फतह कब हुआ था? तो 64 में हुआ था। फतह 64 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? देखिए, आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अश्वनी कुमार दत्ता और ऑप्शन नंबर बी है बाघ जतीन, ऑप्शन नंबर सी है भाव भूषण मित्रा और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा हमारा अश्विनी कुमार दत्ता। देखिए, स्वदेश बंधम समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। चलिए इतना भी आप जान चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या आ जाता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। राज्यसभा में चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में
ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 32 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा हमारा कितना, सबको पता है 30 वर्ष। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। सदस्य की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है और यह कभी भी भंग नहीं होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। देखिए एमपी पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुलामा, बी है कर्ता, सी है ग्रामीणी और डी है पुरोहित। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ये होगा ग्रामीणी। देखिए ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं बीच का प्रधान विस्पति कहलाते थे, लेकिन जन के शासक थे राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए एमपी पुलिस में ही पूछा गया था 2010 में। ए दौलत खान लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी और डी इब्राहिम लोधी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा, जल्दी बताइए, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर डी। लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित होकर मारा गया। इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली, मगर मुगल राजवंश की स्थापना की। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन से हमारा 20 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये रेलवे के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, ये सभी को पता है, लेकिन ऑप्शन बता दें। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है रिजर्व बैंक का गवर्नर और डी है वित्त मंत्री। लेकिन इसमें से सही आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 20 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 20 में से कितने सही सवालों का जवाब दिए हैं, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।